अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। गुज़िश्ता ईद मुबारक। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरी खबर से एक प्रोग्राम शुरू करता हूं। पाकिस्तान एक बदनसीब मुल्क है और पाकिस्तान इंतहाई बदनसीब कौम भी है। और मैं आपको बताऊं, आपके लीडर्स जो भी आपको बताएं ना, वो प्लीज़ उसके ऊपर कान ना धरें, क्योंकि जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं आईना दिखा रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअली बदनसीब क्यों हैं। हम लोग, आप ये देखें कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट की और वो ट्वीट बड़ी सिंपल थी कि जनाब बहुत मुबारक हो पूरी कौम को, IMF ने हमें $3 बिलियन का कर्जा दे दिया। यानी अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में हम एक जग हसाई का मौका हमने दे दिया कि एक तरफ हम कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये कर्जा कौम के लिए लिया गया? ये कर्जा क्या आपके पास आना है, आपके किचन का एक्सपेंस चलना है, या मेरी जेब इसे भरनी है? नहीं, हमारा ऐसे कुछ नहीं होना। ये कर्जा उन कर्जों को पूरा करने के लिए, उसकी किस्तें अदा करने के लिए काम आएगा कि जो खुद इन्हीं हुक्मरानों ने पिछले 40 साल से ले लेकर इस मुल्क का तो तिया पांचा कर दिया और हमारे भी बखिए उधेड़ दिए। लोग 70-70 साल की उम्र में पाके मर चुके हैं इस मुल्क में, लेकिन उनको सुकून का दिन नहीं नसीब हुआ। ना साफ पानी मिला उनको, ना उनको अच्छी सब्जी मिली है, ना उनको अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई मिली है, ना उनको गैस मिली है, ना उनको अपना जो है किसी किस्म का आराम मिला है जो हुकूमतों का काम है देना। और हालत यह है कि इस बारी मेरी ज़िंदगी में ये पहली ईद गुजरी है कि न जाने कितने कितने घंटे ईद के दिन 6 दफ़ा लोड शेडिंग हुई है। ये हुकूमत एक दिन के लिए लोड शेडिंग को प्लान करके ख़त्म नहीं कर सकी। और चेयरमैन वापडा कहाँ थे? चेयरमैन वापडा का मुझे पता चला कि वो चाइना के दौरे पे गए हुए थे। वहाँ पे जनाब कुछ उन्होंने डील साइन करनी थी, कोई डैम की ये करनी थी, वो करनी थी, तो पीछे को काम करने वाला नहीं है। अब आप ज़रा देखें, हमारा कौमी बजट आया, आज भी मेरी इसाक डार साहब से बात हुई है, बड़ी क्लियर बात हुई है मेरी उनसे, और कल भी मेरी उनसे रात को बात हुई थी, आज भी मेरी बात हुई। अब हमारा देखें, हमें हर एक से बात करनी पड़ती है, जो मर्जी हुकूमत में हो हमें उसका मौक़िफ़ लेना पड़ता है। लेकिन मैंने डार साहब को एक बात की, मैंने कहा बात यह है कि जो असल एक्सपेंस है और जो IMF आपके पास शराइत रखता है, मुझे लगता है कि IMF पाकिस्तान का हमदर्द है और आप लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। IMF क्या कहता है ये समझ ले। IMF कहता है अपने टैक्स नेट को बड़ा करो, जो लोग टैक्स खाते हैं, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, जो लोग टैक्स देते नहीं हैं, उनको उस नेट में लेके आओ। जो हर चीज़ पे दे रहे हैं, माचिस की डब्बी से लेकर पेट्रोल तक, बिजली तक, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कैसे चलेगा काम? अब उनकी कमर तोड़ दें। पंजाब के वज़ीर सेहत और वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है वो आते हैं टीवी पे, दोनों हजरात, और वो आके कहते हैं कि हम ये सेहत कार्ड ख़त्म कर रहे हैं स्वाय उन लोगों के लिए जिनका बिजली का बिल 8,000 रुपये से कम आता है या जिन्होंने एक साल में बाहर का कोई ट्रिप ना लगाया हो। अब बात यह है कि 6,000 रुपया या 8,000 रुपया बिजली का बिल आपका उस सूरत में आता है कि आपके घर में एक पानी की मोटर चल रही है, एक पानी की मोटर और एक पंखा अगर आपके घर में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, तो आपका बिल 8,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है ना देने वाली बातें, आप किस किस्म के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी बात, एक ट्रिप बाहर का, तो पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ट्रिप्स लगाने वाले हैं वो मज़दूर लोग हैं हमारे, वो हमारे मेहनत का शवाम है कि जो दुबई में, सऊदीया में, कुवैत में, बहरीन में, इन ममालिक में जॉब्स करते हैं। उन्होंने साल में एक दफ़ा आना होता है अपने घर वालों को मिलने के लिए 15 दिन के लिए, और ये टिकट उनका एम्प्लॉयर उनको देता है, वो अपनी जेब से नहीं खर्च सकते। अक्सर औकात 2 साल में आते हैं एक दफ़ा। तो अब आप उनके ऊपर लगा दें कि तुम मजदूर हो, जो मर्जी हो, तुमने ट्रैवल किया, बस अब तुम्हें जो है वो सेहत की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये किस किस्म की पॉलिसी है? खा गए हम इस मुल्क को, लूट गए हम इस मुल्क को। मैं आपको एक एग्जाम्पल आज दूंगा। आज मेरे साथ एक मेहमान है, मेहमान तो मेरे साथ 2 होंगे, लेकिन अभी जो पहले सेगमेंट में है सलीम मांडवीवाला, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मईशत भी हैं, कॉमर्स और इकॉनमी को समझते हैं, और इस वक्त एविएशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी ये हेड कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे। अगर आप हिसाब उठाकर देखेंगे तो पिछले 35 साल में बतदरीज पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री को तबाह किया गया तबाह। और किस किस ने तबाह किया? मैं और आप, हमारे अलावा हर एक इसमें शामिल है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप भी इसमें शामिल नहीं है और मैं भी इसमें शामिल नहीं हूँ। जो अरबाब इख्तियार हैं वो इसमें शामिल हैं। और हालत इनकी ये है कि गल्फ के ममालिक से इनको ऑफर होती है कि तुम ये $4 मिलियन ले लो, ये $2 मिलियन ले लो, रिश्वत, पॉकेट मनी। अब मुझे अगर फ़र्ज़ करें मैं मिनिस्टर ऑफ एविएशन हूँ और मुझे ये ऑफ़र हुआ और कहा कि ज़रा आपने यहाँ पे एविएशन में को पहुँचा ले आओ कि फ़्लाइट ही ना उड़ सके, ताकि हमारे मुल्कों की फ़्लाइटें ज़्यादा आ जाएँ और हम लोग ये नफ़ा कमाएंगे,
तो वो जनाब क्या हुआ, वो वजीर मौसूफ आते हैं टेलीविजन पे, वो कहते हैं जी हमारे तो 350 पायलट जाली हैं, और बेतुकी बात उन्होंने कर दी। अब वो रोना रो रहे हैं, वो रोना ये रो रहे हैं कि जी मुझे तो बताया गया था, मुझे तो ये। भाई तुम वजीर हो, तुम पढ़ते नहीं हो कागज को, तुम फाइल को देखते नहीं हो, तुम उसको क्वेश्चन नहीं करते हो। तुमने उसी तरह जाके अपना बड़बड़ कर दी असेंबली के अंदर, फ्लोर में बैठकर बड़ी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये करूंगा तो ये करूंगा तो ये करूंगा। 13, 14, 15 लोगों को सजा देने की बजाय तुमने पूरे मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री को उड़ा कर रख दिया। IASA से डिस्क्वालीफाई करा दिया, FAA से डिस्क्वालीफाई करवा दिया, पाकिस्तान की एयरलाइंस को ग्राउंड करवा दिया प्रैक्टिकली। पाकिस्तान के पायलट्स जो दूसरी एयरलाइंस में थे, सऊदी एयरलाइन में, एमिरेट्स में, इथोपिया में, इन सारी एयरलाइंस में जो पायलट थे उन्होंने उनको भी फारिग कर दिया, उनका तुम्हारा भी लाइसेंस जाली है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इतना जुल्म हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रॉफिटेबल रूट्स थे, चाहे वो डेट्रॉइट के हों, चाहे वो बॉस्टन के हों, शिकागो के हों, वो चंद टकों की खातिर हमने यानी मशरक़ वस्ता की एयरलाइंस को हमने वो दे दिया। मैं वजीर, आप समझे, हूँ एविएशन का। मुझे किसी ने आके कहा, मेरी जेब में $1 मिलियन डाल दिया। अब मैंने कहा ये जो बॉस्टन का रूट है ना यार, ये हमें अखबारें नहीं पड़ता, इसमें तो खाली सीटें जाती हैं। बजाय मैं मेहनत करूँ उन सीटों को भरने के लिए, मैंने वो रूट सरेंडर कर दिया। 24 घंटे में वो दूसरी एयरलाइन को, जो हमारी मुखालिफ एयरलाइन है, उसको वो रूट मिल गया। अब बेसिकली आप ये देखें कि इस मुल्क में इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, और सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो निशानदेही कर रहा हूँ, 172 एंकर रोजाना टेलीविजन पे निशानदेही कर रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में जरूर कर रहे हैं। कोई किसी को पसंद करता हो, कोई किसी को नापसंद करता हो, कथा नजर उसके हम सारे मिलकर, हमारे कॉलमिस्ट, हमारे एडिटर्स, हमारे सारे लोग मिलकर किसी न किसी बात पे तो हम जरूर निशानदेही करते। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। हराम खा खा के हम लोग इतने अय्याश हो गए हैं कि हमें परवाह ही नहीं है। आप ये देखें, ये अब सलीम मांडवीवाला साहब भी मेरे साथ हैं, ये बताएंगे ना मुझे कि चेयरमैन सेनेट ने अब ना सिर्फ अपनी बल्कि तमाम पुराने चेयरमैन सेनेट्स के लिए कितनी मुराद ले ली। जनाब, एक दिन में 15 मिनट के अंदर एक बिल पास हुआ, और उनके हज के खर्चे, उनके उम्रे के खर्चे, भाई पता नहीं क्यों नहीं अपनी तदफीन का खर्चा क्यों नहीं ले रहे अवाम से, अपने कफन का खर्चा क्यों नहीं अवाम से ले रहे, वो जो मैयत को काफूर लगता है वो काफूर क्यों नहीं अवाम से चार्ज कर रहे, क्यों ये बच जाए खर्चा, क्यों अवाम जिंदा रह जाए, क्यों अवाम को किसी तरह सुख मिल जाए। अब ये कर्जा लेते रहेंगे। और अब मियां नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहां से $4 बिलियन और आ जाएगा, वो भी कर्जा आएगा। फिर UAE ने भी अब $1 बिलियन और दे दिया, चाइना हमें $5 बिलियन रीशेड्यूल कर रहा है। बॉटम लाइन ये है कि अगले साल हमने $24 बिलियन सिर्फ कर्जे की मद में देना है। $24 बिलियन हमने कर्जे में देना है, तो खाएंगे क्या, लगाएंगे क्या इनकी बला से। सबके घर हैं बाहर, सबके फ्लैट हैं बाहर, सबके बच्चे बाहर हैं, और मैं हर जमात की बात कर रहा हूं, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं हर स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। सलीम मांडवीवाला साहब मेरे साथ हैं। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, आप लोग इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, प्लीज ये अपने कफन दफन के भी तो पैसे आपको अवाम से वसूल करने चाहिए, और ये भी एडवांस में ले लिया करें। कब्र भी अब बड़ी महंगी हो गई है, आपके चेयरमैन सेनेट और बाकी तमाम चेयरमैन के पास तदफीन के पैसे नहीं होंगे। मांडवीवाला साहब। मुबश्शिर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके शो पे आने की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी मुझे बड़े अफसोस के साथ कि ये इस किस्म का बिल इस मौके पे सेनेट में लाया गया, और कुछ हमारे सेनेटर्स हैं जिनको ये बिल दिखाए बगैर साइन भी कराया गया। और मुझे एक्चुअली इस बिल का पता नहीं चला, इसलिए कि मैं बिजी था फाइनेंस कमेटी की मीटिंग्स में। बजट की आपको पता है हमारे यहाँ एक्सरसाइज होती है, बट जब मुझे ये पता चला कि ये इस किस्म का बिल इन्होंने पास कराया है बगैर पढ़े हुए, और सेनेटर मुश्ताक ने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की और उनका माइक बंद कर दिया गया, तो फिर अंसार अब्बासी साहब ने इस पे आर्टिकल लिखा। तो ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं पता था, और मुझे कॉल आया एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का, एंड ही वाज शाउटिंग एट मी कि ये किस किस्म के आप लोग हरकतें कर रहे हैं सेनेट के अंदर। तो मुझे उनको कहना पड़ा कि सर, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस बिल। मैंने भी आपकी तरह ये सुना है, क्योंकि मैं कमेटी में बिजी था,
मैं इस बिल को ना देख सका हूं ना अभी तक। मान लेता हूं सलीम साहब आपकी बात, लेकिन फिर उन बेशरम, मैं बेशरम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सेनेटर्स के नाम पब्लिक करें जिन्होंने पब्लिक के ऊपर ये डाका मारा। जब हमारे लेजिस्लेटर इस तरह का डाका मारती है तो फिर उस लेजिस्लेशन का कोई फायदा नहीं। फिर मार्शल लॉ हमें चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए हमें सेनेट, नहीं चाहिए हमें पार्लियामेंट, नहीं चाहिए जमहूरियत ऐसी। मगर सर देखें, द फैक्ट इज जब पॉलिटिकल लीडरशिप को ये चीजें पता चली तो उन्होंने एज अ पार्टी रिजेक्ट किया। हमने सर आपने रिजेक्ट क्या रिजेक्ट किया? वो कल्प्रिट तो वहीं पे मौजूद है ना, उनको क्या सजा मिली? वो और जगह पे खा लेंगे। सर जो आदमी 50 करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्च करके सेनेटर बना है, तो मांडीवाला साहब वो कमाई नहीं करेगा, वो बर्फ के गोले बेचेगा बाहर जाके, क्या करेगा रिटायरमेंट? चले मुझे बताइए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज जिस तरीके से हुई वो गलत हुई। इसको जितना भी आप कंडेम करें वो कम है। मगर आप इस चीज की भी देखें कि ऐसे भी लोग मौजूद थे सेनेट में जिन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसको रिजेक्ट करवाया। नहीं तो ये बिल जो प्लान था इनका, इखलाकी तौर पे तो ये हमारी पस्ती है ना, पस्ती। मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है। और मैंने कई दफा ये कहा है कि कई दफा मुझे अपने आप को सेनेटर बोलते हुए मैं शर्मिंदा होता हूँ कि हम इस किस्म के बिल सेनेट में ले आते हैं और अपनी मराद के लिए और अपने बेनिफिट के लिए हम चीजें सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। क्या ये खबर सही है कि अब जितने पार्लियामेंटेरियंस उनको मोटरवे पे टैक्स नहीं लगेगा? सर ये इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी गया हूँ तो मैंने टैक्स तो दिया है, तो मुझे अभी तक इसकी कोई राइटिंग में तस्दीक नहीं है कि ऐसी कोई हमने। आपने देखा ये सर्कुलेट कर रही है खबर अब? जी जी जी, ये कर रही है सर्कुलेट, मगर मैंने कोई इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं देखी है। तो फिर अभी तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सोई नहीं है? वो सिर्फ क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बुराई करने के लिए रखा हुआ है आपने उनको? वो आके लोगों को क्यों नहीं गाइड करती, क्यों नहीं बताती? नहीं, आई थिंक शी शुड कम एंड एक्सप्लेन दिस। यू आर राइट। नाउ आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन वन थिंग टू मी कि एक फेडरल मिनिस्टर हमारे गुलाम सरवर खान ने आके एक क्रिमिनल एक्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान की एविएशन का फटा बैठा दिया, लेकिन क्योंकि उस शख्स ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई अब नहीं होगी। और क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमएनए है, उसको चौधरी निसार वाली सीट पे लड़ाना भी है, तो सबको जरूरत है उसकी, नून लीग को बड़ी जरूरत है, और आप नून लीग को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि आपके वो पार्टनर्स हैं। तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो बर्दाश्त करती रहे लोगों की करप्शन को, लोगों की इनकॉम्पिटेंस को, और सब कुछ जमहूरियत के नाम पे, क्योंकि जमहूरियत जिंदा रहनी चाहिए। गरीब मरता है तो मर जाए। सलीम मांडीवाला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। गुलाम सरवर को क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला आपने? सर देखें, अभी तो आपको पता है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है और होपफुली हम ये इंक्वायरी का जवाब देंगे। 6 तारीख को हम ये सबमिट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट, और जिसमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ और क्या डिटेल थी। सलीम मांडीवाला साहब, आपको मैं एक हिंट दूं जरा, ताकि आपकी रिपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी 6 तारीख तक। आपको आइडिया तो होगा कि ये पीआईए का बजट कैसे अप्रूव होता है और क्यों अप्रूव होता है। मैं लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कॉरपोरेशन है और कॉरपोरेशन का बजट साल के शुरू में आना होता है, क्योंकि जब वो बजट अप्रूव होता है तो उसके बाद वो पैसे रिलीज होते हैं पूरे साल के लिए। अब वो बजट कैसे बनता है? उस बजट पे कदगन है कि जनाब अगर मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स और सीट्स इतनी नहीं है साल में, तो ये एयरलाइन का प्लान अप्रूव नहीं होगा। अब मैं आपको मफरूज़े के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त ऑफ हैंड नहीं याद, कि अगर 30,000 या 35,000 सीट सालाना नहीं बिकती पीआईए की चलती तो वो बजट अप्रूव नहीं होना। अब पीआईए के पास अगर हैं ही 29 जहाज़ तो 35,000 सीट्स हो ही नहीं सकती साल में, रोज़ भी वो जहाज़ दौड़े लगाते रहे तब भी। तो ये क्या करते हैं, उस बजट में फर्जी चीज़ें लिखते हैं और लिखते हैं कि जनाब 4 जहाज़ वहाँ से आ जाएंगे, 2 जहाज़ हमारे हैंगर में वो ठीक हो जाएंगे, जुलाई में हमें एक और लीज पे वो जहाज़ मिल जाएगा, एक वेट लीज पे आ जाएगा। तो टोटल ये 40,000 सीटों का दिखा देते हैं, सारे वो बजट अप्रूव कर देते हैं। फ्लाइट प्लान आ जाता है पहले दिन से कि PK 302 इधर से जाएगी, 303 उधर से आएगी, 304 वापस आएगी, 306 यूं जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। और सारे जो वेंडर्स हैं
सबको ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं कि इतनी रेंट कार चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, इतना खाने चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए। सबको पता है इसमें 30% फ्लाइट कभी उड़नी ही नहीं, जो कभी आपको डिले के नाम पे, कभी टेक्निकल के नाम पे, कभी किसी नाम पे वो एयरपोर्ट पे 6-6 8-8 घंटे जलील कर रहे होते हैं। अब जब वो फ्लाइटें कैंसिल होनी है, आपको पता ही है, तो इनको भी पहले पता होता है, इन्होंने तो प्लान किया होता है, तो ये तमाम वेंडर्स को लिखते हैं कि इसके बिल भेजने हैं लेकिन सामान कोई नहीं भेजना। अब बिल आते हैं और मांडवी वाला साहब वो अधो अध हो जाते हैं, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, अरबों रुपए की करप्शन हर साल हो रही है। हम सिर्फ रोना सुनते रहते हैं कि PIA नुकसान में, सिविल एविएशन नुकसान में, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो आराम से दंदनाते फिर रहे हैं इज्जतदार तरीके से। साहब एक तो मैं आपको बता दूं कि PIA अभी जो एक इंक्वायरी में मुझे एक बात शॉकिंग पता चली कि 700 मिलियन रुपए का नुकसान PIA कर रही है जस्ट बिकॉज दे आर अनएबल टू फ्लाई द प्लेन्स दे हैव एंड देयर पायलट्स व्हिच आर ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दिस पायलट्स इशू दैट इज गोइंग ऑन। 700 मिलियन, ये डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस ने आके हमारी कमेटी में कमिट किया और उसने कहा जी अगर ये पायलट्स मुझे वापस मिल जाएं तो मेरी जितनी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, जितनी फ्लाइटें डिले हो रही हैं, मेरा ये 700 मिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जितनी चीजें प्लान की जाती हैं, जितनी चीजें करी जाती हैं, ये आपने जो एविएशन के बारे में बात की है, मैं तो पहली दफा इसमें इन्वॉल्व हुआ हूं और मुझे इतना दुख हुआ है ये सब चीजें देख के कि किस तरह से सिस्टमेटिकली हमने एविएशन को तबाह किया है इस मुल्क में और हमने अपनी एयरलाइन को भी तबाह किया है और फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। और मैं इसमें बिल्कुल मैं शर्माऊंगा नहीं ये कहने में कि इसमें लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, लोगों की पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने PIA को भी तबाह किया और हमारी एविएशन को भी तबाह किया और सिविल एविएशन को इस कंडीशन में डाल दिया कि आज पूरी दुनिया जो है वो सिविल एविएशन को हमारी ट्रस्ट नहीं करती। मैं नहीं करता ट्रस्ट, पूरी दुनिया क्यों करेगी? मुझे पता है कितने नलायक हैं, कितने जाहिल और कितने करप्ट है वहाँ पे लोग सिविल एविएशन में। क्या बातें कर रहे हैं मांडवीवाला साहब? आपके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं और हर क्रैश पायलट एरर है। क्या ये इससे बड़ा ग्लेयरिंग सबूत आपको सिविल एविएशन की करप्शन और इनकॉम्पिटेंस में चाहिए कुछ? मैं आपसे इंशाल्लाह 6 के बाद रिपोर्ट शेयर करूंगा और आप उस पर जरा प्रोग्राम करिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ है इस मुल्क में। प्रॉब्लम यह है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है या क्या हो रहा है, कि मेरे घर में खुदा न खास्ता अगर कोई चोरी करता है और मैं उसको पकड़ लेता हूँ, फिर अल्लाह बचाए उसको मेरे से, ठीक है ना, वरना मैंने या पुलिस ने उसका वो हाल करना है कि वो ना सिर्फ माल देगा बल्कि उगलेगा भी सब कुछ, ठीक है, और आइंदा कानों को हाथ लगाएगा। आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द हैं सारे जो इस मुल्क को चोरी कर रहे हैं, रोज चोरी कर रहे हैं, दबाकर चोरी कर रहे हैं और वो इज्जतदार लोग हैं। मैं तो मुबशिर साहब मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मैं नहीं कह सकता जिसको मैं जानता हूं जो कि ये चोरी कर रहा हो, मगर मैं आपको ये यकीन से कहना चाहता हूं कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इश्यूज के लिए खड़े रह सकते हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं। मांडवीवाला साहब, मैं कोई सख्त सवाल कर लूं आपसे, अगर आप इजाजत दें? मेरा और आपका ताल्लुक है, मैं पूछ रहा हूं इसलिए पहले। जी जी। 78 शुगर मिले हैं इस मुल्क में, 78 जी जी। 75 शुगर मिल्स के ओनर आपकी सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो अगर चीनी में 2 नंबरी हो रही है तो वो आपके और मेरे जानने वाली है ना, कोई बाहर से बर्मा से आके तो कर नहीं रहा, या नाइजीरिया से आके। सर अब देखें वो शुगर मिल जो है दे आर इन प्राइवेट सेक्टर ना, चाहे वो उनकी है। सब्सिडियां क्यों देते हैं सर आप उनको? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। नहीं, कोई सब्सिडी नहीं देती सर, ये गलतफहमी है, कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। आप उनको लूट मार की भी इजाजत दे देते हैं, वो किसानों को जितना लूटते हैं उसकी भी इजाजत है, उसका भी आपको पता। $3 बिलियन की यार चीनी आनी है सारी, और इस मुल्क का 33% जमीन जो है वो गन्ना उगाने पर लगा हुआ है, जो कि एक वाटर गजलर आपकी क्रॉप है। आप उसकी जगह कुछ और लगा देते हैं। $3 बिलियन की भले आप इंपोर्ट कर लें चीनी, आप अपना जो है $10 बिलियन की गंदम जो वहां पे उगाते हैं वो नजर नहीं आता हमें। लेकिन 78 लोग हैं, 78, जिनके हमने इंटरेस्ट को वॉच करना, पूरा मुल्क पे करेगा उसके लिए। सर इस तरह तो देखें, आप अगर
सीमेंट को देखें आप, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो उसमें भी गिनती के लोग ही हैं ना सर। ये तो देखें, दिस इज जब वो गिनती के लोग अगर मांडीवाला साहब पॉलिसी बनाने पे आ जाते हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि अवाम तो मर गई। मैं ये कह रहा हूँ सर, पॉलिसी तो देखें उनको नहीं बनानी चाहिए, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉलिसी तो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए और गवर्नमेंट को आम आदमी की कंसिडरेशन रखनी चाहिए पॉलिसी में। और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी में एज सच देखें, आज भी अगर आप शुगर को देखें तो दुनिया में शुगर जो है वो पाकिस्तान से कई गुना महंगी है। तो वो उसको डिस्करेज करने के लिए महंगी है। नहीं नहीं सर, डिस्करेज करने के लिए लुकमान साहब महंगी नहीं है सर। हमारा तो असूल ये है, हमें तो अभी आपकी हुकूमत ने बताया था कि रशिया से तेल आ रहा है तो तेल सस्ता हो जाएगा। 2 जहाज आ गए, तेल और महंगा हो गया, सस्ता नहीं हुआ यार खुदा। हमें तो पता ही नहीं। वो तो पता नहीं उन्होंने कैसे बताया था मुसद्दिक साहब ने कि तेल सस्ता हो जाएगा जी। बट वो तो थिंग इज कि वो तो इट्स हार्डली एनी, नॉट इवन 1% ऑफ द ऑयल दैट वी आर इम्पोर्टिंग, उससे कैसे सस्ता हो जाएगा वो तो फिर ऐसी बातें करते क्यों हैं आप वज़रा जो है? बस सर, अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो कोशिश की होगी उन्होंने कि सस्ता हो जाए, मगर वो पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आप 10-20% ऑफ द ऑयल रशिया से नहीं मंगाएंगे तब तक आप। सलीम मांडीवाला साहब, ये भी तो सच है ना कि जब तक हम अपने सरकारी मुलाजमों को दी हुई रियल एस्टेट को हम नीलाम नहीं करते, जो मुराद हम दे रहे हैं वो ख़त्म नहीं करते, जो हम तमाम पाकिस्तान में वापडा के एम्प्लॉइज़ को फ्री बिजली दे रहे हैं उन जलील हरकतों की वजह से कि वो पाकिस्तानियों को बिजली से महरूम रखें, ईद के दिन में भी हम उनके घरों में फ्री बिजली दे रहे हैं जबकि उनको तनख्वाहें और मुराद हमसे ज़्यादा मिल रही हैं, तब तक तो ये मुल्क नहीं चल सकता ना, नहीं चलेगा। नहीं सर, ये चीजें फंडामेंटली चेंज होने वाले हैं और वी शुड चेंज दीज थिंग्स एंड वी शुड लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें तो कोई डाउट नहीं है मुबशिर साहब, काफी चीजें चेंज होने वाली हैं पाकिस्तान में, तरीकेकार चेंज होने वाले हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे ऑब्वियसली चीज हम इसी हाल में रहेंगे, बल्कि इससे बदतर हाल में चले जाएंगे। बस ये है कि अवाम मर जाए भले, जमहूरियत को जिंदा रहना चाहिए। एंड में तो मैं यही कह सकता हूँ सर। देखिए, जमहूरियत इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ना, तो जमहूरियत मार्शल लॉज में भी आपने देखा, आप बेनिफिशियरी है जमहूरियत के, अवाम नहीं है। नहीं सर, हम क्या बेनिफिशियरी हैं? अवाम को क्या बेनिफिट है सर? उसको कौन सा एमएनए मिलता है आके? उसको कौन सा मिनिस्टर उसके हाथ में है? नहीं, वो तो रसवाई हो रहे हैं वहां पे। नहीं, मैं खुद रोज मैं आपको बता सकता हूँ मैं कितने लोगों को मिलता हूँ, कितने लोगों के मसले हल करता हूँ। आप एक अजीम आदमी है, लेकिन आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ सर? नहीं, सब मिलते हैं सर, ऐसा ना कहें मुबशिर साहब, ऐसी बात नहीं है। चलें, अभी मैं पब्लिक कॉल्स ले लूंगा, अवाम खुद हमें बता देगी कि उनकी पहुंच तक कितने लोग हैं। बट मांडीवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलीम मांडीवाला हमारे साथ थे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 042-3583-2590। ये आपकी स्क्रीन पे अब मैं लिख कर दे रहा हूँ, 042-3583-2590। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं आपके सवालों जवाब, और मुझे बताइएगा कि ये हम कैसे निकलेंगे इस दलदल से, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है और ये अंदर से सारे मिले हुए हैं। भाई जो मर्जी हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में भी फ़ायदे हैं, उधर भी फ़ायदे हैं, जेल में भी बुरात होती हैं, फिर अस्पताल के बाहर इलाज भी होते हैं, बैरून मुल्क भी इलाज हो जाते हैं, वापस भी आते हैं। तो मैं अदालत में भी नहीं जाता, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा जाता, मैं नखरे कर लेता हूँ। सबके साथ हो रहा है कि एक आदमी गलत कर रहा है या कर रहा है, यहाँ पे सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, स्वाए जो जमहूरियत के नाम पे जो अपना पिस रहा है अवाम पाकिस्तान की। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सलीम मांडीवाला की और मेरी, और मैं आपको लग रहा है कि मैं आज पता नहीं मुझे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि गुस्से में क्या है। मैं गुस्से में क्यों ना हूँ, मेरा मतलब है कब हमारे हालात ठीक होंगे। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, IMF $3 बिलियन दे दे, IMF $30 बिलियन दे दे, हमारे हालात नहीं ठीक होने जब तक हम अपने खर्चे नहीं खत्म करते, जब तक हम अपने टैक्स नेट को सही नहीं करते, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को नहीं बढ़ाते, जब तक हम अपनी एग्रीकल्चरल इनपुट और आउटपुट को नहीं बढ़ाते, जब तक IT सेक्टर को नहीं हम डेवलप करते, जब तक हम गरीब आवाम का भला नहीं करते, ये कर्जे हमारे पर मजीद बोझ बढ़ते जा रहे हैं, बोझ बढ़ते जा रहे हैं।
मेरे आज आप भी मुझे फ़ोन करके अपनी राय दीजिएगा। आपके सामने ये नंबर है, डिस्प्ले हो रहा है 0423583259 और ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो हैं माहिर मईशत हैं, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन पहले मुझे अब्दुल सालिक साहब ने ज्वाइन किया है फैसलाबाद से। जी सालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने बात की ना बाबडा में बिजली की, जी तो ये इनसे खत्म करनी चाहिए। ये हमें खा गए हैं सारे इनके मुलाजमीन। वो आपने बिल्कुल सही बात की है। इसको आप ना मेहरबानी करके परसू भी करें और इनका ये खत्म करवाएं। मैं कर रहा हूं सर, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन असल में जिनके घरों में ये मुफ्त बिजलियां दे रहे हैं और गलत मीटर लगाए हुए ना, वो पॉलिसी नहीं बनाते ऐसी। आप समझ लें किसके घर में जा रही है बिजली फ्री की, या जिसके घर में 5 लाख का खर्च हो रहा है और बिल उसको 20,000 का जा रहा है। और देखिए जी, उनका एसी चल रहा है, दरवाजे खुले हैं, मैंने देखा कई लोगों के, और बिजली के हीटर लगे हुए हैं घरों में। आपका बड़ा शुक्रिया सालिक साहब। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये कॉल्स आती रहेंगी। आज हमने पब्लिक कॉल्स खोली हुई हैं और बात हो रही है हमारे एक्सपेंसेस की। चाहे आप हमारे घर ले लें, आप सरकारी मुलाजमीन को दिए हुए आप गाड़ियां ले लें, आप मुराद ले लें इनकी, और इसके बाद आप समझते हैं कि यह मुल्क किसी तरह रिकवरी कर सकता है? देखें, जब लुकमान साहब आपकी बात जो है ना आई सेकंड इस तरह से कि अगर हमको ये ट्रेंच मिल गई है या इस प्रोग्राम को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तौर पर 9 महीने के लिए किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो है ना हम सब हमारी सारी जो हमारे दर्द खत्म हो गए, ऐसा नहीं। एक्चुअली इट्स बिगिनिंग। हम उसको अगर हमने ये लिया है, अल्लाह ने हमको ये कर दिया और पाकिस्तान को जो है ना डिफॉल्ट से बचाया और ये हो गया, दैट्स गुड। खुशाइन है, वजीर आजम साहब, वजीर खजाना सब ठीक है। अब क्या, अब सवाल ये है कि जब आपने ये काम आपने कर लिया, तो अब आपके पास ये 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने हैं जिसके अंदर आपने अपने घर को दुरुस्त करना है। अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अगर आप ये जो पीरियड है उसके अंदर अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, आप अपनी होम रेमिटेंसेस को नहीं बढ़ाएंगे, आप आईटी सेक्टर को भरपूर तवज्जो नहीं देंगे, उसके टैक्सेशन सिस्टम को नहीं देखेंगे, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को जब तक आप उस लेवल पे नहीं लाएंगे जो आपके रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, आप समझ लें कि आप जो कुछ भी कर लें, अगेन आपकी वही पोजीशन आ जाएगी अगर इन तमाम बातों को आप नहीं करते। अब आप देखें ना, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो क्या आपको गैस के प्राइस 50% बढ़ा के एक्सपोर्ट बढ़ेगी? हम आज कॉम्पिटिटिव नहीं है। वो ये कहते हैं जी अमेरिका और यूरोप में रिसेशन था, तो मैं इनसे ये कहता हूं कि बांग्लादेश के लिए रिसेशन नहीं था, हमारे लिए था। हमारा $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हो गया, $5 बिलियन का जो है ना टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बांग्लादेश का बढ़ गया। इसका मतलब ये कि हमारी लो प्राइस जो ब्रैकेट है उसके अंदर ही रिसेशन नहीं लगता। हम कहाँ हार जाते हैं? जहाँ प्राइस वॉर है। प्राइस वॉर इंटरनेशनल मार्केट में आज कंपटीशन का जमाना है। बल्क आइटम जो हैं वो प्राइस पे बिकती हैं, प्राइस और क्वालिटी दोनों, लेकिन प्राइस इज मोर। जहां आप बेचने जाते हैं न्यूयॉर्क में, जहां लॉस एंजलिस में, आप फ्रैंकफर्ट में, तो प्राइस बड़ा मैटर करती है। तो प्राइस बनती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से। मेरे साथ हैं ज़ुबैर भाई, मेरे साथ हैं। आप ठीक नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? फैसलाबाद से मुझे अस्लम साहब ने ज्वाइन किया। अस्लम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्लम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली, हुक्म साहब करो। जी, आपकी बहादुरी और जुर्त पे मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक सही अक्कासी की है इस मुल्क में। बाकी ये जो नीचे से ऊपर तक का सबकी इस दौर में मलात बंद होनी चाहिए। जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो हर आदमी को इसके मतलब सोचना चाहिए, लेकिन खुदा ही इस मुल्क को बेहतर करने वाला है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। मेहरबानी असलम, आप सही कह रहे हैं, आपके दिल में दर्द है और आपका दर्द मुझे समझ आ रहा है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, एक आपको सिनारियो बताता हूँ कि सिर्फ म्यो गार्डन और हमारे जो GORs हैं और ये जो DCOs और कमिश्नर और इन सारों को जो घर मिले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, इनकी रियल एस्टेट वैल्यू हमने हिसाब लगाया था $52 बिलियन बनती है। अब वो ठीक है, एकदम से इतनी रियल एस्टेट की तो वैल्यू नहीं मिलेगी अगर आप उसको मार्केट में ले आते हैं बेचने के लिए, लेकिन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो $100 बिलियन का कर्जा है हमारे ऊपर, या $120 बिलियन का हो गया, तो $50 बिलियन के तो घरों पे आप हैं। और जब इस्लामाबाद की और फेडरल घरों को आप लेते हैं और आप ये पार्लियामेंट लॉजेस को और मिनिस्टर्स हाउसेस को, इन सारों को आप लेते हैं, तो पता नहीं आपको $65-70 बिलियन के ऊपर बैठे हुए हैं घर बना बना के सारों के। क्यों हमने पाला हुआ है इन सारों को? हमारे दमाद हैं ये क्या? क्यों हम इनको पाल रहे हैं? जी मोतीवाला साहब।
मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि जुबैर मोतीवाला को मेरी इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप औकाफ को ले लें, आप रेलवे को ले लें, इन दोनों की ज़मीनों का अगर आप हिसाब इनसे पूछें तो इनको खुद नहीं पता कि कितनी ज़मीन पे कब्जे हो गए हैं और कितनी ज़मीन पे लोगों ने घर बना लिए हैं पक्के, और कितने इनके कागज़ों में इंदराज नहीं है, कितने इनके अपने लोगों ने बेच दिए। और अभी भी जो बचा है इन दो महकमों का, सिर्फ औकाफ का और रेलवे का, अगर उसको आप पब्लिक ऑक्शन करते हैं तो न जाने कितने बिलियन डॉलर आपको मिलते हैं। हम $1 बिलियन के लिए पूरे मुल्क ने, 24 करोड़ अवाम ने नाक से लकीरें निकाल दी हैं IMF के आगे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद से कॉलर है मेरे साथ, नईम तालपुर। जी नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, आपसे बड़ा पुराना मेरा जानने वाला ताल्लुक है इंस्टाफोन और पाकटेल के दौर का। अच्छा, रिमेंबर? अच्छा। तो आज आपको देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि चले, किसी को तो दर्द है हमारे इस मुल्क का, हमारे कौम का, और अब तो वो खून के आंसू भी एक छोटा लफ्ज हो गया है, वी कैन अंडरस्टैंड। बट लेकिन इन सब बातों के पीछे जुबैर मोतीवाला साहब हो गए या जितने भी लोग बैठे, वही बात है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब तक विल नहीं होगी तो वे नहीं होगा। ये छोटे छोटे खर्चे करके ये बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा बने समंदर। तो इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि विल ही नहीं है। विल होगी तो वे होगा ना, विल नहीं है। तो द पॉइंट इज कि विल नहीं, अवेयरनेस हर एक को है, सबको पता है। मेरा किसी कोई पॉलिटिकल उससे ताल्लुक नहीं है। एक सिंपल पाकिस्तानी होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के आपके तवज्जो से कि हम खुद भी ये छोटे छोटे खर्चे करना छोड़ दें, और शायद अल्लाह करे कभी होश के नाखून आ जाए। जो अपनी मराद का बेदर्द इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर किसी अफसोस के, बगैर किसी परेशानी के, शायद कभी, उम्मीद है, आपकी अच्छी कोशिश है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले स्टार्ट ही किया जाए घर से। और आप यकीन जाने इतने बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, हमारे सामने होते हैं। बिजली के बिल मैंने भरा पिछले महीने 80,000 का बिल, जो मेरी क्या कसूर था मुझे नहीं पता, 80,000 का बिल देना पड़ा जी मुझे। उसकी वजह से ये है कि वो बिल की प्रॉपर कैलकुलेशन, इतनी डिफिकल्ट मुबशर साहब, कैलकुलेशंस को इस तरह से आपको बताया जाता है जब आप वापदा के ऑफिस या चले जाए, इसको ऑफिस चले जाए, कि आप कहते हैं यार आप 80,000 की जगह भाई लाख ले लें, आप मेहरबानी करें, आपको बिजली ऑन कर दें। मेरी कैलकुलेशन सिंपल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो इसी वजह से है ना। देखिए, जब आप चीजों को, हालांकि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने का मकसद ये होता है कि आप फ्रॉड से बचें, लेकिन यहाँ तो इशू ये है कि यहाँ तो कॉम्प्लिकेशन इसलिए की गई है ताकि आम आदमी मेरे और आपके जैसा उस चीज को अंडरस्टैंड ही ना कर सके, और कि यार अल्लाह के वास्ते यार आप मुझसे 500 रुपये ज्यादा ले लो यार, ये काम मसला हल कर दो। तो चीजें देखें, सिस्टम बनाए जाते हैं लोगों की आसानी के लिए। हमारे यहाँ सिस्टम बनाए गए हैं लोगों की मुश्किलात के लिए। अगर आपने अपना सिंपल ID कार्ड भी रिन्यू कराना है ना, ठीक है नईम साहब, मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं, वो खुद ही इस पर रोशनी डाल देंगे। जी जुबैर भाई। देखिए, मैं यही जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमको कहीं ना कहीं से इब्तिदा करनी पड़ेगी। अगर इब्तिदा हम इससे करें कि हम ये 3 सेक्टर्स को देखें, फर्स्ट इज द एक्सपोर्ट, सेकंड इज होम रेमिटेंस, और थर्ड इज द IT रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम को पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा। आज हमारे फ्रीलांसर्स जो है ना, वो बाहर दुबई में बैठकर जो है ना, वो अपना अकाउंट खोलकर वहाँ कंपनी खोल के वहाँ काम कर रहे हैं। they all are not coming because of the unpreferable tax laws। उसको लाना पड़ेगा, बहुत बड़ी उसके अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना ओपनिंग है। इसके बाद होम रेमिटेंसेस में आप देखें, हुंडी और हवाला और जो ये डिफरेंस बिटवीन द डॉलर प्राइस एंड द मार्केट प्राइस है, उसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया के अंदर जो आदमी $500 या इससे कम बेचता है या $1,000 इससे कम बेचता है, उसको मल्टीपल एक्सचेंज रेट मिलता है, यानी प्रेफरेबल एक्सचेंज रेट मिलता है 2%, 3%। जब वो मिलता है उसको आम रेट से ज्यादा, तो वो फिर मार्केट के थ्रू नहीं जाता, हुंडी के थ्रू और बैंकों के जरिए बेचता है। मेरे हिसाब से $5 से $10 बिलियन उसके अंदर आप बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years। अगर हम खुद नहीं बना सकते तो एक काम करें, हम बांग्लादेश की, कंबोडिया की, वियतनाम की हम डिट्टो कॉपी कर लें, मक्खी पे मक्खी बिठा के उसको 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट कर लें। क्योंकि अब हमने रीइन्वेंट व्हील करने की कोशिश करते हैं, हमसे होता नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, इस वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। जब हम कम्पीट नहीं कर सकते तो हम स्लो डाउन करते हैं, जब स्लो डाउन करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो आम आदमी सफर करता है। इन सारी चीजों को अगर आप मिला के देखें, आज आप देखें क्या पोजीशन है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अभी गैस की हम बात कर रहे हैं, आपने 35% रेट बढ़ाए, क्यों बढ़ाए? अब वो 50% और की नवीद सुना रहे हैं कि जी आपको 50% और अगर गैस पड़ेगा
तो ये तो मेरी समझ में मेरी तो कम से कम समझ में नहीं आता कि कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी, कैसे मिल चलेगी। आपने और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिटवीन द टाइम 30 जून तक का SRO है, आपने उसको 1.5 महीने पहले इसको विड्रॉ कर लिया रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, जो आप कर नहीं सकते। अब कैसे आदमी जो है ना कॉन्फिडेंस क्रिएट करे जी, और बात करें तो आगे नाराज हो जाते हैं। बट साकिब साहब हैं पिंडी से। साकिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपको देख के खुशी हुई और अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। थैंक यू। मुझे जुबैर मोतीवाला साहब से एक क्वेश्चन करना है छोटा सा जी। कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1961 की है। अच्छा। सही हो गया। और हम देख रहे हैं कि हमारे जब दौर में जब हम छोटे थे तो $2 में $1 था। ठीक हो गया। अच्छा, और जब यूं ही कोई हुकूमत चेंज होती है तो डॉलर का रेट चढ़ता जाता है। और डार साहब जब 90 उसमें आए तो उन्होंने तो जनाब उस वक्त से असर कर दिया। ठीक है। और अब जब भी आते हैं तब भी पाकिस्तान का इसी तरह असर होता है। कि क्या है ये, जरा मुझे मोतीवाला साहब बताएंगे कि क्यों डॉलर जब भी जो हुकूमत चेंज होती है क्यों बढ़ता है? वाई? साकिब साहब आपने लाइन पे रहना है, आपने जाना नहीं है। जरा मोतीवाला साहब से जवाब ले लें इसका। जी मोतीवाला साहब। देखिए जी, जब हुकूमत बदलती है उसका हुकूमत बदलने से मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत के बदलने से ना कोई डॉलर बढ़ता है ना घटता है। ये तो देखिए डॉलर एक कमोडिटी है, जिस तरह से कपड़ा कमोडिटी है डॉलर भी कमोडिटी है। सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज्म काम करता है। जब आपकी डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो नॉर्मल कमोडिटी की तरह से डॉलर भी बिहेव करता है इन द मार्केट। अब हमारे पास अगर डॉलर नहीं है, हमने तो इम्पोर्ट बंद कर दी अपनी। सर हमारे पास जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट हम नहीं कर पा रहे। इस वक्त भी 10 से 12 हजार कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर जो क्लियरेंस के लिए खड़े हैं, डॉलर देने उनको, वो हम नहीं दे पा रहे। तो डॉलर की प्राइस तो बढ़ेगी जब आपके पास डिमांड ज्यादा है। और एक मिनट मोतीवाला साहब, एक मिनट। साकिब साहब थैंक यू वेरी मच। जुबैर मोतीवाला साहब, आपसे मैं एक सवाल करूं जो साकिब साहब ने किया, मैं उसको डिफरेंट अल्फाज में कर लेता हूं कि देखें असल तो LCs जो खुलती हैं उसकी वजह से डॉलर फ्लक्चुएट करता है ना। मेरे और आपके $5000 खरीदने से वो डॉलर को कुछ नहीं होता, वो ऊपर नीचे नहीं जाता। अब आप सऊदी अरेबिया ने डील कर ली चाइना के साथ और वो युआन में डील कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम के लिए, अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब सऊदी अरेबिया से ये नहीं कहना चाहिए कि आप पेट्रोल हमें युआन में दें ताकि हमारे डॉलर के ऊपर बर्डन खत्म हो जाए? डॉलर खुद ब खुद गिर के नीचे आ जाएगा जब आप $2 बिलियन पर मंथ का पेट्रोल ही युआन में ले रहे होंगे तो। नहीं देखिए, हम बास्केट ऑफ करेंसीज में हैं दुनिया की, और चाहे आप युआन से इंपोर्ट करें, चाहे पाउंड से इंपोर्ट करें, चाहे यूरो से करें, चाहे रूबल में करें, एक्चुअली तो आपने फॉरेन एक्सचेंज देना है ना। पाकिस्तानी रुपए में तो नहीं हो रहा। जब आपने फॉरेन एक्सचेंज देना है, लेकिन युआन अभी कंट्रोल में है ना। एक्सचेंज कम होगा नहीं सर, डॉलर का मल्टीपल जाएगा। नो, जो आपके रिजर्व में जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है उसी से फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट होगी। उससे फायदा ये जरूर हो जाएगा कि हम जब युआन में करेंगे इंपोर्ट तो चाइना के और हमारे रिलेशनशिप में मजबूती आएगी और हमारा ट्रेड उनके साथ बढ़ेगा। ये डेफिनेटली बात है, लेकिन उसका इससे ताल्लुक नहीं है कि हमारे रिजर्व में जो 3 बिलियन हो गए हैं वो 3 बिलियन ही रहेंगे और युआन में काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इट इज सेम, ऑल द सेम कि आप फॉरेन करेंसी की आपको जरूरत है, वॉट एवर द फॉरेन करेंसी में बी, यू हैव टू पे दैट इन फॉरेन करेंसी ओनली। एंड फॉरेन करेंसी जो हमारे इस वक्त जो अकाउंट नंबर 1 है, इट इज डॉलर अकाउंट। आप उसी में से निकाल के युआन बना के देने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। Okay. हमको अपने मुल्क को ठीक करना है, हमारे मुल्क को हाउस इन ऑर्डर लाना है। हमने पांसियां शुरू करेंगे तो हाउस इन ऑर्डर होगा, उसके पांसियों के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन अमानुल्लाह साहब है इस्लामाबाद से मेरे साथ। जी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशिर भाई शुक्रिया, आपने आज अवाम के लिए आवाज उठाई। मेरा कहने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी, इन सब के तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। ये जो पॉलिसीज बनाएंगे अपने लिए बनाएंगे, जो कुछ करेंगे, ये आपके जो गेस्ट भी बैठे हुए हैं अभी, जो पहले साहब थे जो अब है, ये सब के सब बिजनेसमैन हैं। इन लोगों को आम आवाम से क्या लगे? लेकिन बिजनेसमैन को भी तो तकलीफ है ना जी, बिजनेसमैन भी गुजारा तो नहीं होता ना। बिजनेसमैन के लिए कोई हंकी डोरी लाइफ नहीं है इस वक्त, बिजनेसमैन की बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है। एक्चुअली जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इसमें तो कारोबार कर ही नहीं सकता कोई आदमी। की बात बिल्कुल ठीक है। अब ये तो अफोर्ड कर लेंगे महंगी चीज भी, आम आवाम कहाँ से करेगी? इनको तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन लोगों की तो आप आज जिनके घरों में चले जाएं, इनके नहीं सर फर्क पड़ता है। वो घर वाला खर्चा जो है वो आपको और मुझे शायद फील होता हो, हर एक के लेवल पे नहीं है ना वो। देखें बात आपकी बिल्कुल ठीक है।
जो आप कह रहे हैं कि इनको भी फर्क पड़ता है, नो डाउट पड़ता होगा। लेकिन अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे अलाउड नहीं है कि मैं कोई और जॉब कर सकूं, मैं किसी इदारे में मेंबरशिप रख सकूं, मैं इवन अपने फैमिली के बिजनेस में आई कांट बी पार्टी ऑफ इट। ठीक है, तो इन लोगों के ये जितने पॉलिटिशियंस हैं या जितने बाकी भी जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो सारे के सारे आप देख लें, सबके कोई ना कोई अपने बिजनेस के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो इन पे क्यों नहीं ये कानून लागू होता? ठीक अगर एक छोटे से बैंक के इदारे में अगर ये रूल बन सकता है तो इन लोगों पे क्यों? फेयर इनफ। अमानुल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोती सवाला साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि जब 22% इंटरेस्ट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैसे मुमकिन है? दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में बैंक तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा कर रहे हैं और बैंकों ने 2 नंबरियाँ की हैं। डॉलर्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर उन्होंने गलत पैसे भी कमाए हैं और आपको ही पता है और मुझे भी पता है, और सारे हमारे बड़े नामवर बैंक हैं, बड़े अच्छे अच्छे बैंक हैं, ठीक है ना। और हुकूमत खुद उनकी सबसे बड़ी बोरोवर है, तो जब हुकूमत ने उसे बोरोइंग करनी है तो आम आवाम को देने के लिए, कर्जे के लिए उनके पास पैसा ही नहीं रहता। तो ये तो एक बड़ा विशियस सर्कल है ना। मैंने गाड़ी भी लेनी हो तो मुझे 26% पे मिलनी है और वो 25 लाख रुपए वाली गाड़ी जो है वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी 7 साल के बाद, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट वो लेकर उनको प्रॉफिट दी जाती है और उनको डिविडेंड्स पे डिविडेंड्स मिलते रहते हैं। ये कौन सा निज़ाम है? दुनिया के कौन से मुल्क में सक्सेसफुल है ये निज़ाम जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए जी, वो जो है ना, वो इन्फ्लेशन, ये जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू सम ऑफ दोज पीपल हु हैव इन्वेंटेड दिस, कि जब आपको इकोनॉमी को कूल डाउन करना हो तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन होती है और जो इकोनॉमी है वो कूल हो जाती है। यहाँ कौन सी इकोनॉमी कूल हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आता। और आप जो बैंकों की बात कर रहे हैं, मैंने तो कई दफा ऑन एयर कहा है कि जी ये जो बैंकें हैं, रेगुलेटर जो है स्टेट बैंक है इनका, स्टेट बैंक हैज टू रेगुलेट द बैंक्स, और स्टेट बैंक हैज मिजरेबली फेल्ड इन रेगुलेटिंग द बैंक्स। उनको जो ना वो जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को जो तकालीफ हैं, हमने कई दफा बनाया। अब इस दिन लास्ट दफा जब हम डार साहब से मिले तो एक कमेटी बनवा दी थी उन्होंने, वो कमेटी बड़ा जो है ना वो 2 आदमियों की कमेटी की डेस्क हमने बना दिया। नथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली। जो है ना ये बिल्कुल आपकी बात जो है ना ठीक है कि जो है ना बैंकिंग सेक्टर को बड़े उसकी जरूरत है जितने वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए लॉ लेके आए हैं बशीर साहब, वो ये है कि सेक्शन 99 है जिसके अंदर विंडफॉल इनकम्स जो हैं उसके ऊपर 50% टैक्स होगा। ये अब इस बजट के अंदर आया है जिसको ये फाइट आउट कर रहे हैं कि विंडफॉल का मतलब ये है कि मैंने डिपॉजिट कराया था 100 रुपए का डॉलर, फिर 110 हो गया तो बैंक को 10 रुपए मिले, उसमें से 5 रुपए गवर्नमेंट को दे। इसी तरह एक्सपोर्टर पे भी उन्होंने लगाया था, वो हम उसको भी अपोज कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्शन 99 के अंदर बैंक्स को विंडफॉल के ऊपर ये टैक्स कर रहे हैं। टैक्स की बात नहीं है, आप ना 18 और रीफाइनेंस रेट किस लिए देते हैं? रीफाइनेंस कि जब आपके पास एलसी आए और आप जब एक्सपोर्ट का माल तैयार कर रहे हो तो उस वक्त जो आपको पैसे चाहिए उसका नाम रीफाइनेंस है। वो 6% पे था, पहले 3 था, 4 था, 6 हुआ, अब 18% है। कैन यू एक्सपोर्ट विद 18% कैश फ्लो की प्राइस के ऊपर? कैन यू रन योर फैक्ट्रीज विद अ कैश फ्लो ऑफ 24 and 25%? आई थिंक ऑल नीड्स टू बी करेक्टेड एंड ब्रॉट बैक टू पोजीशन जहां ये होने चाहिए, जब पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकता है। जमाल साहब है लाहौर से। जी जमाल, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ज़ुबैर मोतावाला साहब से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो करंट पाकिस्तान में मेडिसिन इंपोर्ट हो रही हैं वो ज़्यादातर इंडिया से हो रही हैं या चाइना से हो रही हैं। इंडिया अपनी एक्सपोर्ट लेवल में इतना आगे चले गया हुआ है, वाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्यों नहीं मेडिसिन इतनी इंपोर्ट की जाती या मैन्युफैक्चर की जाती कि हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करें और हमारा बाहर से डॉलर आए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर हो? पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं सूरत पैदा की जाती, कानून लाया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें? थैंक यू जमाल। देखिए एक बात ये है कि इंडिया से मेडिसिन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। इंडिया से मेडिसिन डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती सिवाय उनके जो पाकिस्तान में कोई चंद ऐसे हैं जो नहीं बनती हैं। इसके अलावा तमाम रॉ मटेरियल जो है ना बंद कर दिया था। इंडिया से ट्रेड बैंड है, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशनों के, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपकी 80% हर्बल मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मेडिसिन नहीं है वो जो भी है हर्बल है ना, वो कहने को मेडिसिन बनाते हैं। पैरासिटामोल का एक इंग्रेडिएंट होता है, वो हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। हमने जब बंद किया था तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो गई, इसलिए अब सिर्फ
फार्मा की और फार्मास्यूटिकल आइटम्स का परमिशन है इंडिया से इंपोर्ट करना। बाकी कॉटन भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी सख्त जरूरत है। हमें कहते कॉटन खोल दो, हमारा जो है ये नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारी इन्वेंट्री ठीक हो जाएगी, उसको भी अलाउ नहीं करते। एक्सेप्ट फार्मा जो कि लाइफलाइन ड्रग्स हैं, उसके लिए इंडिया से इंपोर्ट है, इसके अलावा कोई इंपोर्ट नहीं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम मांडवेला, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप उन तमाम हज़रात का शुक्रिया जिन्होंने फ़ोन्स किए और बड़े जायज़ सवालात किए सारों ने। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये नहीं मुझे समझ आ रहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। को पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि मसला क्या है, मसला कहाँ पे है। मसलन एक छोटी सी बात ले लेते हैं कि वो जो फैसलाबाद से भी हमारे सालिक साहब ने, आई थिंक सालिक साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि जी ये बिजली के तो ख़त्म करें, फ्री बिजली है वापडा वालों के लिए जो मनूस इस मुल्क की बिजली खा गए और देते नहीं हैं, फ़ोन तक उठाते नहीं हैं, कॉल करो तो एंगेज मिलता है, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं जी टीम निकली हुई है, और ये तो सूरत में है कि दफ्तर खुला मिल जाए तो। और ये खुद आराम से सो रहे होते हैं और इनके घरों में बत्तियाँ आ रही होती हैं और इनको कोई बिल नहीं आता। तो इन लोगों की बिजली कब बंद हो रही है? या उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, जैसे गुलाम सरवर का मैंने नाम लिया, एविएशन मिनिस्टर का, या और चंद एक का मैं नाम ले सकता हूँ, क्योंकि जिनके ऊपर 110% मेरे पास सबूत हैं। तो उनको कब फांसियाँ होंगी? जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उनको कब 14-14 साल की कैद होगी? पता नहीं कब इन बातों पे सुओ मोटो होगा, कब मतलब की बातों पे सुओ मोटो नहीं होगा, और कब हमारे हुक्मरान जो है जमहूरियत के लिए नहीं, अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।